नमस्कार दोस्तों। झूठ पर उसके भरोसा कर लिया, धूप इतनी थी कि साया कर लिया। सारिक कैफी साहब का ये शेर है और इसके साथ में वसीम बरेलवी साहब का भी एक शेर कहना बनता है। वो झूठ बोलता रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। तो कमोबेश यही स्थिति है इस देश में कि हमने एक ऐसे शख्स पर भरोसा किया जो लगातार झूठ बोलता है। वो अपनी पद की गरिमा खोते हुए भी झूठ बोलता है और झूठ ही शायद उसका पूरा जीवन है। मैं किसकी बात कर रहा हूं आप सोच सकते हैं। बहरहाल आगे मैं बढ़ूं इसके पहले आपसे एक आग्रह करूंगा कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें और यदि हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, तथ्यात्मक लगे, तो आप उसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचना चाहिए क्योंकि झूठ, मक्कारी ये इतनी हावी है कि वही पूरी मीडिया में परोसी जा रही है। सच को लगातार दबाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सच को बचाने के लिए, झूठ को दबाने के लिए सच के साथ खड़ा होना पड़ेगा और सच को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और यह जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि मैं किसी से कोई बिजनेस नहीं करता हूं। मैं लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहा हूं, सच की लड़ाई लड़ रहा हूं और उस लड़ाई में आपसे मैं सिर्फ इतना ही साथ चाहता हूं। इसके बाद अब मैं शुरुआत करता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलते हैं और उन्होंने इतने झूठ बोले हैं कि वैसे तो उन झूठ को गिना पाना अपने आप में मुश्किल है। उससे पहले मैं कुछ घटनाओं का जिक्र ही कर देता हूं, जिसे छोटे छोटे कुछ घटनाओं का जिक्र कर देता हूं। एक झूठ उन्होंने बोला कि चीन अपनी जीडीपी का 20% हिस्सा जो है शिक्षा पर खर्च करता है, लेकिन भारत सरकार नहीं करती है। और ये उस समय भारत सरकार कौन थी? यूपीए सरकार थी। जबकि हकीकत यह है कि चीन अपनी जीडीपी का 3.93% ही तब शिक्षा पर खर्च कर रहा था और वहीं भारत में एनडीए सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली जो सरकार थी, उसने अपने कार्यकाल में शिक्षा पर 1.6% यानी 1.6% खर्च किया। जबकि मनमोहन सिंह नीति यूपीए सरकार ने सालाना बजट में जीडीपी का 4.04% शिक्षा पर खर्च किया गया। तो यानी मनमोहन सिंह सरकार या कांग्रेस सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने पर बहुत ज्यादा फोकस करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी शिक्षा को बिल्कुल सबसे लो स्तर पर रखती है। वो नहीं चाहती कि आप शिक्षित बने, आप योग्य बने, आप विचारवान बने, बुद्धिजीवी बने, क्योंकि यदि वो बन गए तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ को आप पकड़ लेंगे। दूसरी चीज, उन्होंने याद होगा आपको 2014 का जब चुनाव चल रहा था और 2019 के दौरान भी, तो उन्होंने एक चीज बोली चुनावी सभा, सिकंदर महान को गंगा नदी के तट पर बिहारियों ने हराया था। अब आप एक चीज समझिए, समझ में नहीं आता। और प्रधानमंत्री का दावा है कि उन्होंने इंटायर पॉलिटिक्स पीजी की है गुजरात विश्वविद्यालय से, उसके पहले कहते हैं स्नातक किया है दिल्ली विश्वविद्यालय से। लेकिन आज तक यह नहीं पता है कि जब वो पढ़ रहे थे तो उस समय उनका क्लासमेट कौन था, उनका शिक्षक कौन था और किसने पढ़ाया, किसने पढ़ा, कौन क्या कर रहा था। लेकिन डिग्री है और डिग्री में भी जो चीजें हैं अब उस पर मैं क्या कहूं। जो डिग्री की डेट है और सब है, जब मेल आती है तो पता चलता है कि वो भी गलत तिथि में बन गई है। तो आप समझ सकते हैं। बाकी उसको सीआईसी ने कहा था कि सार्वजनिक करिए, लेकिन सूचना के अधिकार में वो नहीं दी गई। उस पर एक हाई कोर्ट में मुकदमा किया गया है, गुजरात हाई कोर्ट में,
उसमें डिसीजन सुरक्षित है, अभी तक नहीं बताया है कि उस पर क्या होगा। तो साहब ये उनकी डिग्री के हाल हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने ही अपने एक इंटरव्यू में, राजीव शुक्ला जब पत्रकार थे तो उस दौरान उन्होंने कहा था उनके इंटरव्यू में कि मैं तो 10वीं तक पढ़ा हूं, यानी उन्होंने कहा था बस। उन्होंने कई बार पूछा कि क्या बिल्कुल, तो उनका नहीं, 10वीं तक मतलब पढ़ा हूं, मैट्रिक तक पढ़ा हूं, आप ये समझ सकते। तो मैट्रिक तक जब वो बताया उन्होंने चंद साल पहले, और फिर अचानक प्रधानमंत्री पद के लिए जब आए तो उनके पास डिग्रियां आ गई। तो चलिए कोई बात नहीं, इसके बाद में बात करते हैं। तो जब सिकंदर की ये बात बताते हैं तो आप ये समझिए कि गंगा तट पे और बिहारियों ने हराया था। तो जान लीजिए सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व तक्षशिला से होते हुए पुरु के राज्य की ओर बढ़े और झेलम, यानी हिंदुस्तान की जो मौजूदा सीमा है उसको छोड़िए, पाकिस्तान की सीमा पर ही वो खड़े रहे। तो झेलम और चेनाब नदी के बीच में बसा हुआ क्षेत्र था, उससे पहले ही वहां तक पहुंचे थे। और उसके बाद में युद्ध हुआ और युद्ध के बाद वो ब्यास नदी के कुछ दूरी तक पहुंचे और वहां के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा था। सैनिक जो वर्तमान में बिहार है उसको जो कहते हैं, तो मगध के सैनिक राजा नंद थे, नंद के शासक थे, विशाल सेना का सामना करने तक को तैयार नहीं थे। इस कारण से सिकंदर पंजाब से ही वापस, ये पूरा पंजाब था, आज जो है आधा पंजाब रह गया है, आधा पाकिस्तान में। तो उस पाकिस्तान वाले पंजाब से ही वो वापस लौट गया था। तो बिहार आने की तो बात ही नहीं होती है। फिर आप क्या कैसे कह सकते हैं कि जो आप बता रहे हैं नंद की सेना ने ये कर दिया होगा और वो कर दिया होगा, इससे आप समझ सकते हैं। तो ये है एक जो आप देख रहे हैं। इसके बाद में उन्होंने जिस तरीके से कहा कि बिहार का ही बताते हुए उन्होंने कहा कि विश्व प्रसिद्ध तक्षशिला या टैक्सिला विश्वविद्यालय बिहार में था। अब आप समझिए, तक्षशिला प्राचीन भारत में शिक्षा का निश्चित रूप से प्रमुख केंद्र था, लेकिन तक्षशिला आज जो पाकिस्तान है उसके पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में जो एक तहसील है उसका क्षेत्र में। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वो कभी बिहार हो ही नहीं सकता, भौगोलिक रूप से आप देखिए इसकी चीज को। तो इस तरह से है, ये ज्ञान है हमारे प्रधानमंत्री का। चौथा उन्होंने जो बोला वही बता देता हूं कि एनडीए कार्यकाल में भारत की विकास दर 8.4% थी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जो सरकार थी उसमें 8.4% थी। साहब 8.4% ना उनके समय में थी ना कभी मोदी के समय में हुई, और आसार भी नहीं दिखते हैं। एनडीए के कार्यकाल में भारत की विकास दर जो सबसे अधिक पहुंची थी वो 6% पहुंची। इसके बाद देखिए, कहते हैं गुजरात में देश में सबसे अधिक विदेशी पूंजी निवेश होता था, उस समय की बात करते हैं जब। तो आप उसी समय के आंकड़े देख लीजिए। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000 से लेकर 2011 तक गुजरात में $7.2 बिलियन का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ, जबकि इसी अवधि में महाराष्ट्र में 45.8 बिलियन और दिल्ली में $26 बिलियन का विदेशी पूंजी निवेश प्राप्त हुआ था। तो यानी वो भी झूठ बोलते हैं। इसके बाद में नर्मदा पर बांध बनाने पर लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगी, यह बात उन्होंने कही थी, क्योंकि इससे इतनी वो हो जाएगी। तो अब देखिए, ऐसा न कभी हुआ है और न किसी प्रदेश में बांध बनने से मुफ्त बिजली मिल पाती है, क्योंकि बांध के बाद में भी मिनिमम तो आपको अदा ही करना पड़ता है। तो आप समझिए, जहां पर माफ भी की गई है कि हाँ 100 यूनिट, 40 यूनिट या 50 यूनिट या 200 यूनिट या 300 यूनिट, तो आप देखिए उसमें भी तमाम शर्तों के साथ। इससे आप समझ सकते हैं। और जो विद्युत नियामक आयोग है वो इसकी आपको अनुमति नहीं देता है, इससे भी आप समझिए। फिर सातवां झूठ समझिए, मोदी ने 2019 के चुनाव के वक्त में संत कबीर नगर यूपी में गिला, वहां पर कहा था कि गोरखनाथ, कबीरदास
और गुरु नानक देव जी एक साथ बैठकर इसी स्थान पर चर्चा किया करते कि यहीं पर संत कबीर, गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ जी ने एक साथ बैठ करके आध्यात्मिक चर्चा की थी। मगर आकर के मैं एक धन्यता अनुभव कर यहां रैली कर रहे थे। अरे हुजूर, गुरु गोरखनाथ जो थे, जिनका जो गोरक्षनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं, वो प्रथम शताब्दी से भी पहले नाथ संप्रदाय के संत थे, प्रथम शताब्दी से पहले। और संत कबीर दास जी या कबीर जिन्हें कहते हैं, वो 15वीं सदी के जो है भारतीय संत थे। और उसके बाद गुरु नानक देव जी 16वीं सदी के संत थे। सदियों का अंतर है। और नरेंद्र मोदी कहते हैं एक साथ बैठ के चर्चा करते हैं। अब आप देखिए, एक और जान लीजिए, संसद में उन्होंने बोला कि कांग्रेस के लोगों ने प्रवासियों को टिकट देकर भागने के लिए, घरों के लिए, गांव जाने के लिए मजबूर कर दिया था। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी के आंकड़े बताता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ही दावा किया था कि उन्होंने 699 श्रमिक ट्रेनों के जरिए 10,15,000 गुजरात के लोगों को, जो गुजरात में रह रहे थे प्रवासी, उनको उनके गांवों के लिए भेजा था। अब इससे समझिए कि खुद उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि हां इस तरीके से भेजा था, और फिर वो कहते हैं कांग्रेस के लोग ये कर रहे थे और उन्होंने ये किया है। सब ये स्थिति है। इसके बाद आप आइए 9वां, लोकसभा में भी 8 तारीख को उन्होंने जो कहा, लोकसभा में कहा कि नल जल योजना में लाभार्थी 8 करोड़ हैं, और अगले ही दिन राज्यसभा में क्या कहा, लाभार्थी 11 करोड़ हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि सरकार के आंकड़े बताते हैं कि इस योजना के लाभार्थी सिर्फ 3 करोड़ हैं, जबकि यूपीए सरकार में बदले हुए नाम है तो उसमें लाभार्थियों की संख्या इससे बहुत ज्यादा थी। तो यह जान लीजिए, यह भी सच है। फिर और एक जानिए, 15 अगस्त 2021 को और उसके पहले 2 बार प्रधानमंत्री ने 3 बार टोटल लाल किले से अपने भाषण में कहा कि 100 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं हम लेकर आए हैं, जो देश के युवाओं के लिए बड़े अवसर लेकर आने वाली हैं, जिससे नए रोजगार आएंगे। तो साहब क्या है, हिंदुस्तान का कुल बजट जो है, सालाना बजट है, वही लगभग 35 लाख करोड़ के आसपास का है। अब जब 35 लाख करोड़ का है तो उसमें 3 बार मतलब 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ आप जोड़ लीजिए कि कितना हो गया। और यदि एक बार का ही जोड़ लिए मान लीजिए तो भी 35 करोड़ के हिसाब से नहीं बनता है। इससे आप जान लीजिए कि वो क्या बताते हैं और क्या भरोसा किया जाए। तो कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी बारे में बोल सकते हैं। आपको याद होगा, चीन हमारे यहां घुसा, हमारे 20 सैनिकों को मार दिया और आकर के 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन धीरे धीरे उसने कब्जा कर ली। पेंगोंग झील पे कब्जा किया, डोकलाम में रोड बना ली, सारी चीजें कर ली। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, न कोई घुसा है, न कोई घुस आया है, न कोई वो है, न किसी के कब्जे में है। आपने ही देखा है। तो ये नरेंद्र मोदी। तो और नेहरू गांधी परिवार की यदि बात करें तो झूठ बोला ही करते हैं। मुझे आज भी याद है, लाल किले से 2016 की बात, प्रधानमंत्री ने कहा यहां से 2 घंटे की दूरी पर एक हाथरस जिले में नगला फटेला गांव है, जिसमें आज तक बिजली नहीं थी, हमने बिजली ले आए। हुजूर, मैंने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम से पता करवाया तो पता चला जिस डेट को यह भाषण दे रहे थे नरेंद्र मोदी, उससे 34 साल पहले वहां बिजली आई थी। और बिजली का जो कनेक्शन दिया गया था पहला 34 साल पहले दिया गया। तो आप समझिए, कह रहे हैं हम बिजली ले आए। और विद्युतीकरण का जो वो डाटा बताते हैं, जिस स्पीड से विद्युतीकरण देश में हो रहा था, उसकी अपेक्षा स्पीड कम है। उसके बावजूद गिनाते हैं कि नहीं साहब बहुत तेज है।
तो अब कुछ नहीं कहा जा सकता है, वो कुछ भी कह सकते हैं। और नेहरू गांधी परिवार से तो उनकी खास प्रेम है, और इस प्रेम के कारण वो इतना ज्यादा इसके बारे में झूठ बोलते हैं, कितने बार बोलते हैं कि कुछ कह नहीं सकते। वो झूठ बोलते हैं, कभी उनकी पूरी पार्टी और सारे बोलते हैं, और इतना झूठ फैलाया है कि पूरी जनता यकीन करती है कि नेहरू के समय में चीन ने हमारे देश की जाने कितनी जमीन कब्जा कर ली, क्या कर लिया, जबकि 1 इंच जमीन जो है नेहरू के समय में कब्जा नहीं की। युद्ध जरूर तथाकथित रूप से हम हारे थे, हारे भी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि भारत ने ना कोई हार मानी, ना चीन ने कोई हार मनवाई। वो हमारे यहां घुसे, आक्रमण किया, और उसके बाद में फिर वापस उसी जगह लौट गए। तो यह स्थिति थी। हमारे भी तमाम लोग मरे, उनके भी मरे, लेकिन निश्चित रूप से हम बुरी स्थिति में फंस गए। इंदिरा गांधी ने भी इसी तरह उनको था हराया। इंदिरा गांधी ने कभी क्रेडिट नहीं लिया, लेकिन साहब ये लिया जाता है। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े किए, कभी क्रेडिट नहीं लिया। इंदिरा गांधी ने चीन से सिक्किम को छीनकर भारत में मिला दिया, इसका कभी क्रेडिट नहीं लिया। आप समझिए, पंडित नेहरू ने गोवा को छीनकर भारत में मिला लिया, कभी क्रेडिट नहीं लिया। वो तो सदैव सैनिकों को क्रेडिट देते थे और अपनी बात ही नहीं करते थे। तो यह स्थिति है। तो आज इतना झूठ बोला जा रहा है। तो चीन और पाकिस्तान को लेकर के लगातार जो है झूठ बोले जाते हैं, और कितने बोले गए हैं इस पर मैं मतलब मेरे पास बताने के लिए शब्द नहीं, क्योंकि कोई गणना हो ही नहीं सकती, इतने झूठ बोले गए। गांधी नेहरू परिवार, पाकिस्तान, चीन और इन सबको लेके झूठ ही है, जबकि चीन से सबसे ज्यादा करीबी रिश्ते ये। चीन से जो मनमोहन सिंह सरकार, यूपीए सरकार के दौरान, जो कांग्रेस सरकार के दौरान व्यापार था, वो 35 अरब डॉलर से भी कम का था, और आज सिर्फ घाटा घाटा जो भारत को हो रहा है वो 101 अरब डॉलर का है। 101 अरब डॉलर बिजनेस तो बहुत ज्यादा है उससे, आप समझ सकते हैं। हालात ये हैं कि मोदी का कोई भी भाषण बगैर झूठ न शुरू होता है और न खत्म होता है। तो यही स्थिति। अभी उन्होंने संसद में जो कहा, उस झूठ को लेकर चर्चा जरूरी है कि आखिर गांधी परिवार जो है अपने आगे गांधी क्यों लगाता है, सरनेम गांधी क्यों लगाता है, नेहरू क्यों नहीं लगाता। बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा, हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से, क्या शर्मिंदगी है। इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। तो हुजूर, आपके घर में भी बेटियां होंगी, आपकी भी पत्नी होंगी, शादी के पहले कोई और सरनेम लगाती रही होंगी, शादी के बाद दूसरे लगाती हैं। मेरी पत्नी है, शादी के पहले मिश्रा थी, अब जो है वो शुक्ला लगाती है। इसी तरीके से किसी के यहां भी होगा, तो जो भी उसके परिवार का रहा होगा, पिता का सरनेम रहा होगा, वो छोड़ के, ये हालांकि उसकी मर्जी है, वो नहीं करना चाहे ना करे, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पे इसलिए होता है क्योंकि आपको बताऊं, जब आप 7 फेरे लेते हैं तो सप्तपदी के दौरान एक फेरे के समय में आता है कि 7वें फेरे के समय में कि अब गोत्र जो है बदल जाएगा, और जो पंडित करा रहा होता है तो गोत्र बदलने का मंत्र पढ़ता है, और उसके बाद में लड़की का वही गोत्र माना जाता है जो उसके पति का गोत्र है। तो क्योंकि वो किसी दूसरे परिवार की हो जाती है, उसका सरनेम भी सामान्य तौर पे बदल जाता है, क्योंकि गोत्र बदल गया, सब बदल गया, तो अब जबरदस्ती आप लिखने का कोई मतलब नहीं। तो श्रीमती इंदिरा गांधी, चूंकि फिरोज गांधी, जो फिरोज जहांगीर गांधी थे, उनकी पत्नी थी, इसलिए उन्होंने गांधी एडॉप्ट उसके बाद में लगाया, जैसे लगाया जाता है।
और फिर उनके बच्चे होंगे तो क्या लगाएंगे? गांधी लगाएंगे। अब प्रियंका जो है, प्रियंका गांधी वाड्रा लिखती हैं, वो अपना पिछला सरनेम और मौजूदा सरनेम दोनों यूज करती हैं। तो यह स्थिति है। इसको लेके कुछ लोग भ्रम ये फैलाते हैं कि फिरोज गांधी, जहांगीर गांधी जो है मुसलमान थे। मुसलमान नहीं थे हुजूर, वो पारसी थे। फिरोज जहांगीर की जो मां थी रतीबाई, तो रतीमाई जो थी वो सूरत की रहने वाली थी। तो इस चीज को जान लीजिए, वो मुसलमान नहीं थे, पारसी थे। और पारसियों में गांधी जाति होती है। मुझे इसको लेकर के चूंकि तमाम विकिपीडिया और सब में जब पढ़ते हैं तो तमाम कंफ्यूजन क्रिएट किए जाते हैं। लोग ये कहते हैं कि जब इंदिरा गांधी से शादी की फिरोज जहांगीर ने, तो उस समय गांधी जी ने अपना सरनेम जो है उन्हें दे दिया गांधी। ये कोरा झूठ है, कोरा झूठ है। हालांकि मुझे भी इसमें पूरा भ्रम था। मेरे एक मित्र हैं अशोक पांडे जी, हिस्टोरियन भी है, एक्टिविस्ट भी हैं, लेखक भी हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उन्होंने तमाम सारी रिसर्च के आधार पर जो बताया, जो सबसे शानदार किताब है, सबसे अच्छा रिसर्च जो फिरोज गांधी को लेके 40 साल का रिसर्च है, बर्टिल फॉक करके एक जर्मन लेखक है। ये कोई किसी पार्टी के मेंबर नहीं थे, ना भारतीय थे। बर्टिल फॉक एक जर्मन पत्रकार थे जिनकी भारत में रुचि पैदा हुई और यहां आए 1977 में, जिस समय इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर थी। इंदिरा गांधी का उन्होंने एक इंटरव्यू लिया और फिरोज गांधी के बारे में उनको कुछ मालूमात चली। तो उन्होंने तय किया कि फिरोज गांधी के ऊपर भी एक लेख लिखेंगे। इसके बाद उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने एक बड़ी सुंदर जीवनी लिखी है, फिरोज द फॉरगॉटन गांधी। ये रोली बुक से किताब छपी, आसानी से आपको अमेजन पे मिल जाएगी। इस किताब में उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात की है। इसके पहले ही पेज पर जो पहला चैप्टर है, कंट्रोवर्सीज एंड फिरोज गांधीज ओरिजिन, उसमें वो लिखते हैं, फिरोज जहांगीर गांधी इज सेड टू हैव बीन बॉर्न ऑन 12 सितंबर 1912 एट द तहमूलजी नरीमन पारसी lying in hospital, a maternity hospital in the cosmopolitan fort area of Bombay, now called Mumbai। यानी वो बताते हैं कि 12 सितंबर 1912, 12 सितंबर 1912 को फिरोज जहांगीर गांधी का जन्म जो है वो तहमूल जी नरीमन पारसी लाइंग इन हॉस्पिटल के मैट्रिमनी वार्ड में हुआ था। इसके आगे वो बताते हैं, हिज फादर वाज जहांगीर फरेदून गांधी फ्रॉम भरूच। यानी ये जो गांधी सरनेम है ये उनके पिता के नाम में भी था। जहांगीर फरदून गांधी नाम था उनका, वो भरूच के रहने वाले थे। और उनकी माता का जो नाम बताते हैं वो रत्ती माई नाम बताते हैं कि रत्ती माई उनका नाम था। शादी के पहले जो उनका सरनेम था वो कमिश्रियात था और शादी के बाद उनका भी सरनेम गांधी हो गया, जैसा कि हमारे यहां होता है कि शादी के बाद महिलाएं पुरुषों का सरनेम अपना लेती। अब आप कहेंगे किसी ने किताब में लिख दिया, ये कौन सा सबूत हो गया? तो जो हमारे जर्मन पत्रकार महोदय हैं बर्टिल फॉक, वो आज के एंकरों की तरह व्हाट्सएप से खबर नहीं लेते हैं, रिसर्चर हैं। जबरदस्त रिसर्च किया है इस किताब में उन्होंने, और ये रिसर्च करते करते उनको फिरोज गांधी का बर्थ सर्टिफिकेट भी मिल गया। चूंकि वो हॉस्पिटल में जन्मे थे तो वहां उनका बर्थ सर्टिफिकेट जो था वो भी उनको मिल गया। और इस बर्थ सर्टिफिकेट में उनके पिता का जो नाम है उसमें कोई घैंडी नहीं लिखा हुआ है, कोई खान नहीं लिखा हुआ है, गांधी लिखा हुआ है। आप स्क्रीन पे वो बर्थ सर्टिफिकेट देख सकते हैं। इस नाम में गांधी की जो स्पेलिंग है वो GANDHI नहीं है, Y है। तो मैंने भी उस पर रिसर्च करी और पाया कि अशोक जी ने बिल्कुल सही बताया। फिरोज गांधी का जन्म 12 सितंबर 1912 को मुंबई के तहमूल जी नेरीमन पारसी लाइमिंग अस्पताल में हुआ था। और उनके पिता जो मरीन इंजीनियर थे, जहांगीर
फरदून गांधी, यही शब्द उनके जन्म के प्रमाण पत्र में दर्ज है। तो अब आप समझिए 1912 में चूंकि अस्पताल में जन्मे थे, अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक जो रिकॉर्ड में दर्ज है, जो प्रमाण पत्र जारी हुआ उसमें यही दर्ज है, उसमें गांधी लिखा हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी से तब तक वो मिले भी नहीं थे और खुद महात्मा गांधी तक भारत नहीं आए थे एक्टिविस्ट बन के। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा झूठ है। इसके बाद में मैंने जैसे बताया वो भरूच के रहने वाले थे, सारी चीज। और मुंबई के तब बॉम्बे होता था, खेतबाड़ी मोहल्ले में उनका घर था, नौरोजी नाटक वाला भवन में रहते थे। तो आप ये समझिए। और फिरोज जहांगीर गांधी के पिता क्लिक निक्सन में मैरिड इंजीनियर थे, जो आपको मैंने बताया, पहले ही बताया। और उनके 5 बच्चे थे, 5 बच्चों के नाम के आगे गांधी है, इसलिए आप जान लीजिए। और जन्म से उनके 2 बड़े भाई हैं, दोराबजी और फरीदुन जहांगीर, और 2 बहनें हैं, तहमीना करसस और आलू दस्तूर। तो ये है। और फिरोज का जो पैतृक ग्रह है, अभी भी फिरोज जी का जो पैतृक ग्रह है वो कोटपारी वाड़ में मौजूद है। आप जाके वहां देख सकते हैं। मैंने गुजरात में वो जगह विजिट की है, इसलिए मुझे पता भी। तो ये आप फिर आप एक चीज जानिए, उनके जब पिता 1920 में मर गए तो फिरोज अपनी मां के साथ, अपनी मासी, जो जिन्हें मौसी भी कहते हैं, मासी भी कहते हैं, तो वो जो डॉक्टर थी और उस समय उत्तर प्रदेश के एक बड़े उसकी लाइक आज की डेट में कहते हैं तो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज थी, तो डॉक्टर सिरिन कमिसारीट, वो उन्होंने शादी नहीं की थी और वो डफरिन हॉस्पिटल है जो इलाहाबाद का, उसमें प्रमुख सर्जन थी और साथ ही इंचार्ज थी। तो उस समय वो इलाहाबाद में वहां पर रहने चले गए और उन्होंने फिरोज गांधी को अडॉप्ट किया और वहां पर फिरोज की पढ़ाई लिखाई हुई। वो पहले विद्या मंदिर में पढ़े, उसके बाद में इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े, जहां उनकी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो उनकी पत्नी बाद में बनी, तो इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू से वहीं उनकी दोस्ती हुई। यहां से किस्सा शुरू होता है। 1942 में उनकी शादी हुई इंदिरा गांधी से। तो आप सोचिए, शादी 1942 में हुई है, फिरोज गांधी शब्द उनकी गिरफ्तारी के समय से दर्ज है, जो उनको उसके पहले गिरफ्तार किया गया था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि गांधी जी ने शादी के लिए नाम दिया, यह बात 100% गलत और जन्म से है। जब अशोक जी ने बताया तो मैंने भी सर्च किया और जो पारसियों के सरनेम होते हैं उनकी जब लिस्ट सर्च की तो उनकी लिस्ट में साहब नाम मिल जाता है। जर्मन लेखक है और वो जर्मन लेखक है, उन्होंने लिखा है फिरोज गांधी द फॉरगेटन गांधी। तो इस उनकी जीवनी को पढ़िए, आपको उसमें उनकी पूरी रिसर्च मिल जाएगी। उन्होंने हर कागजात, हर सबूत, सब कुछ लगाया है कि कैसे वो थे। तो ये आप एक जान लीजिए। 1960 में फिरोज गांधी को जब दिल का अचानक दौरा पड़ा और उनका निधन हुआ, तो निधन के पहले जिस समय दौरा पड़ा तो वो हॉस्पिटल पहुंचे और चूंकि अकेले ही थे, श्रीमती गांधी उस समय केरल में किसी रैली को संबोधित करने और कोई सम्मेलन में हिस्सा लेने गई थी, महिलाओं का सम्मेलन था। तो वहां पर जैसे खबर आई तो इंदिरा गांधी वहां से सीधे तुरंत दिल्ली आई और ये दोनों का फ्रेम ही कहेंगे कि आप देखिए 12 सितंबर 1912 को पैदा हुए थे और 8 सितंबर 1960 को उनका निधन हुआ। तो श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथ में ही वो थे, उन्हीं के हाथ में, अपने प्रेम के हाथ में थे। इससे आप समझ सकते हैं। और वो सिगरेट बहुत पीते थे, इस कारण से उसका बड़ा असर पड़ता था। चलिए, तो 47 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। वो 2 बच्चों के बाप थे उस समय। तो यह चीज जाने। लेकिन मैं फिर कहता हूं, फिरोज गांधी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वो
हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ फैजाबाद जेल में 1 साल बंद रहे, 1.5 साल। तो आप इससे समझ सकते हैं, नैनी जेल में बंद रहे। श्रीमती इंदिरा गांधी नैनी जेल में बंद रही करीब 11 महीने। तो आप इससे समझ सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम के लिए किस तरीके से ये दोनों पति पत्नी लड़ते रहे, देश के लिए लड़ते रहे। उस परिवार के राहुल और प्रियंका हैं, उस परिवार की बहू सोनिया है, उस परिवार की जो है राजीव गांधी थे। तो यह है उस परिवार का योगदान, आप समझिए। इसके बाद में तो जर्मन लेखक बर्टेल फाल्क ने जो रिसर्च की है, उस रिसर्च को जरूर पढ़िएगा, जिससे कम से कम ये भ्रम दूर होना चाहिए। मैं इतना पढ़ता हूं लेकिन मेरे अंदर भी भ्रम था। मैं अशोक पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक सच से मुझे भी वाकिफ कराया। मैं इस पे एक और चीज कि फिरोज गांधी को लेके बार बार क्यों ये हमले करते हैं और आज उसकी चर्चा का विषय क्यों हो गया। फिरोज गांधी पे चर्चा करते हैं कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में उनके सत्ता पर सवाल उठाया करते थे और करते थे, और जो व्यापारी और तमाम सारे लेन देन में सरकार के लोग शामिल हो गए थे उस पर सवाल उठाते। मैं आज ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन कर रही है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक व्यापारी गौतम अदानी के लिए सब कुछ करने को तैयार है। उसके लिए असल में एजेंट के तौर पे काम करते हैं, तमाम देशों में जाके ठेके पट्टे दिलाते हैं और सब कुछ करते हैं। देश के अंदर देश के सार्वजनिक संस्थानों से लेके सब कुछ बेचने को तैयार है, देने को तैयार है, और बैंकों को उनके लिए बिल्कुल वो बना दिया है। तो जब हमारे देश का प्रधानमंत्री एक कंपनी, एक बनिया के लिए एजेंट का काम कर रहा हो और एजेंट नहीं उसके एम्प्लॉई नौकर की तरह काम कर रहा हो, तो निश्चित रूप से सवाल उठता है और उस पर चर्चा भी होनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए। लेकिन वो तो उसका नाम लेने को भी तैयार नहीं है, चर्चा को भी तैयार नहीं। इसी पर मैं कहूंगा स्वतंत्रता के बाद भारतीय व्यापारी घराने राजनीतिक नेताओं के करीब हो गए और उसमें कुछ ने विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं की शुरुआत की। तो 1985 में फिरोज गांधी ने एक मामले का खुलासा किया। ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप है, नवभारत टाइम्स है, इसकी तो एक बीमा कंपनी के अध्यक्ष थे राम किशन डालमिया, जो डालमिया ग्रुप है, ने बेनेट एंड कोलमैन, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का कंपनी है, का अधिग्रहण कर लिया। इन कंपनियों का इस्तेमाल किया और सार्वजनिक रूप से आयोजित कंपनियों से पैसा स्थानांतरित किया। तो आप ये समझिए, इसको लेकर के सवाल उठाया किसने? फिरोज गांधी ने। इसके बाद 1957 में जब वो रायबरेली से फिर सांसद चुने गए और 1958 में उन्होंने संसद में LIC के मामले पे उठाया कि हरिदास मुंदड़ा जो हैं वो किस तरीके से, जो वित्त मंत्री हैं TT कृष्णमाचारी, उनके साथ मिलकर के किस तरीके से कर रहे हैं, कुछ लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं। तो इसको लेके जब बात आई तो आप देखिए पंडित नेहरू ने उन्हें भी पद से हटाया, मंत्री को, अपने वित्त मंत्री को हटाया, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर फिरोज गांधी ने जीवन बीमा निगम के राष्ट्रीयकरण का अभियान शुरू किया, जिसे पंडित नेहरू के समय में तो नहीं हो सका, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसे राष्ट्रीयकृत किया। इसके बाद टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी की बात करें तो उनको टेल्को के राष्ट्रीयकरण का उन्होंने किया। तो इसको लेकर के बड़ा बवाल शुरू हो गया, चूंकि पारसी समुदाय से थे तो पूरी पारसी समुदाय में बवाल मच गया, और टाटा भी चूंकि पारसी हैं तो इसको लेकर के पारसी समुदाय ने उनको एक प्रकार से निष्कासित कर दिया। यही वजह है कि जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो पूर्ण हिंदू विधि विधान से हुआ। तो यह जान लीजिए, तो इस सच को जान लेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से झूठ फैलाया जाता है, और इस झूठ के बूते कि नरेंद्र मोदी की सरकार, सत्ता, सब कुछ खड़ा है, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं और शिक्षा का बजट कम होता जाता है, और भारत मानसिक रूप से ज्ञानहीन होता जा रहा है। हमारी आने वाली पीढ़ी कितनी ज्ञानहीन होगी ये हम देख रहे हैं, क्योंकि वो किताबें पढ़ने की बजाय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी,
विकिपीडिया और इन पर डिपेंड है, जबकि क्या विकिपीडिया में कहीं अलग से नहीं आता, वो यही वेब दुनिया में जो चल रहा होता है उसी को ही वो स्वीकारता है। और इस कारण से तो ये झूठ की प्रयोगशालाएं हैं, तो कृपया सच को पहचानने के लिए थोड़ी तहकीकात कीजिए, शोध कीजिए और पढ़िए। तो इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।